फायर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन देते हैं कि फायर इज एन एक्सटर्नल साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यूजली द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द साइन ऑफ हीट साउंड ओवर लाइट। फायर जो है, आग जो है, वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कार्बन या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिलने के फलस्वरूप निकल के बनती है या उत्पन्न होती है। और इसका जो साइन होता है, इसका जो सिम्टम्स होते हैं, वो हीट साउंड और लाइट होती है। कहीं पर साउंड है, एक्सप्लोशन हुआ है, या कहीं पर लाइट बहुत तेज शाइन हुई है, या फिर कहीं पर साउंड बहुत तेज निकला है, या लाइट चमक हुई है, या ओपन फ्लेम जल रही है, तो हम लोग कहते हैं फायर कॉज हुई है। और फायर जो है वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है, एक रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल है। किसी फ्यूल का, किसी ईंधन का ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। ये डिफिनेशन, चूंकि फायर एक लंबा एक टॉपिक होता है और इसमें जस्ट ओवरव्यू दिया गया है। तो फायर तभी कॉज हो सकता है, कहीं पर भी आग तभी लग सकती है जब वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हो, सफिशिएंट अमाउंट में जलने के लिए फ्यूल हो, और फ्यूल को सफिशिएंट अमाउंट में जलाने के लिए हीट वहां पर अवेलेबल हो। तो कहा गया workplace fire cause many people to suffer from burns each year and some prove fatal. For a fire to start or an explosion to occur, three things have to be present. तीन चीजें होनी जरूरी होती हैं आग के लिए: oxygen, fuel and heat. When oxygen mixes with fuel and there is a spark or the other source of heat, a fire will start. तभी एक फायर वहां पर कॉज होती है। तो सोर्सेज ऑफ फ्यूल जो आप देखेंगे, लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर, है ना, ये कैटेगराइज किया जाता है। हम लोग फ्यूल को कैटेगराइज करते हैं कि एक क्लास का फायर है तो उसमें कौन सी फ्यूल होगा। अगर लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबर, प्लास्टिक अगर जल रही है तो हम लोग कहते हैं ए क्लास की फायर है वो। अगर उसमें लिक्विड, कहीं पर लिक्विड जो है फ्यूल जल रहा है, जैसे केरोसिन ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, थिनर है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये बी क्लास की फायर है। और अगर गैस कहीं पर जल रही है, जैसे एसिटिलीन गैस है, या एलपीजी गैस है, या अदर हाइड्रोजन गैस है, या समथिंग अदर गैसेज हैं जो कि फ्लेमेबल हैं, फॉर एग्जांपल सीएनजी वगैरह गैसेज हैं, तो हम लोग कहते हैं ये सी क्लास की गैस है, यानी फायर है। और अगर कहीं पर मेटल जलेगा, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से जो मेटल हाई टेम्परेचर पे जलना शुरू होते हैं, तो हम लोग कहते हैं डी क्लास की फायर है। और कहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आग लगी है, फॉर एग्जांपल फ्रिज जल रही है, एसी जल रही है, फैन जल रहा है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जल रहा है, लैपटॉप बर्न हो रहा है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहां पर कंटिन्यू है, तो हम लोग कहेंगे ये इलेक्ट्रिकल फायर है। अगर वहां पर सप्लाई को कट कर दिया गया है तो अब इलेक्ट्रिकल फायर नहीं रही वो। अब अगर एसी जल रही है तो एसी एसी के अंदर उसकी प्लास्टिक जल रही है, यानी ए क्लास की फायर है। उसको आप पानी से बुझा सकते हैं, आप डीसीपी से बुझा सकते हैं, आप फोम से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको इलेक्ट्रिकल फायर कहा जाएगा। उसको फिर आप पानी से नहीं बुझा सकते, आप फोम से नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, उस मीडिया को आप यूज नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आग को बुझाने के लिए पानी यूज होता है, वाटर मीडिया यूज होती है, फोम यूज होता है, ड्राई केमिकल पाउडर यूज होता है, डीसीपी जिसको हम लोग कहते हैं। तो डीसीपी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोअमोनियम फास्फेट का पाउडर होता है, जिससे ए क्लास की फायर, बी क्लास की फायर, सी क्लास की फायर बुझा सकते हैं आप। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, एक होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है, येलो कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो डिफरेंट कलर के पाउडर और डिफरेंट कंपोजिशंस के पाउडर होते हैं। सारे पाउडर को हम लोग डीसीपी कहते हैं। फिर मेटल की आग को बुझाने के लिए एक स्पेशल डीसीपी जीवन पाउडर यूज किया जाता है, जो मेटल की आग के लिए होता है स्पेशली। फिर हम लोग फोम यूज करते हैं, झाग यूज करते हैं। फोम बेसिकली लिक्विड फायर के लिए यूज किया जाता है। अगर तेल में आग लगी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, या अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए तो अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम अलग से आता है। तो डी क्लास की फायर होती है, इलेक्ट्रिकल फायर होती है। फिर किचन फायर भी कहते हैं हम लोग। अगर किचन के अंदर, किचन ऑयल के अंदर कोई जो है वो वनस्पति घी के, जो अगर कोई ऐसी जो है घी जल रही है, या मस्टर्ड ऑयल है, या इस तरीके का ऑयल जल रहा है, तो उसको हम लोग किचन फायर कहते हैं। तो उसको अलग एजेंट, हम लोग क्लीनिंग एजेंट्स के थ्रू हम लोग उसको बुझाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फायर होती हैं। फायर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स की मीडिया होती है। बुझाने वाले जो माध्यम होते हैं, जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो उसमें डिफरेंट मीडिया यूज करते हैं।
तो ये तो डिफरेंट टाइप्स की जो सोर्स ऑफ फ्यूल कहा गया, तो फ्लेमेबल लिक्विड्स हो सकता है, उसमें पेंट हो सकता है, वर्निश हो सकती है, एडिसिव हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, लकड़ी, वुड, पेपर, कार्ड, प्लास्टिक, रबर, फोम, फ्लेमेबल गैसेस कुछ भी हो सकती हैं, शुगर, कोल, है ना, कोल हो सकता है, शुगर एंड ग्रेन्स हो सकती हैं। तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल हो सकते हैं, ए क्लास फ्यूल, बी क्लास फ्यूल, सी क्लास फ्यूल, डी क्लास फ्यूल। सोर्स ऑफ हीट क्या हो सकती है? कोई नेकेड फ्लेम हो सकती है, जलती हुई लौ है, कोई सिगरेट है, मैच बॉक्स किसी ने यूज किया, हीटर्स है, हॉट प्रोसेसेस हैं, ग्राइंडिंग, कुकिंग है, लाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड फ्रिक्शंस है। तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ हीट के हो सकते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से भी हो सकता है। बहुत से ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल होते हैं जैसे ब्लीचेस वगैरह हैं, जो कि ऑक्सीजन इस कहीं पर स्टोर किया गया है सिलेंडर के अंदर, जैसे वेल्डिंग में यूज होता है। तो अगर किसी भी एक सोर्स को आप हटा देंगे तो आग बुझ जाती है उसमें, यानी कि कोई भी एक कंपोनेंट उठाएंगे, ऑक्सीजन कम कर देंगे, सप्लाई कट कर देंगे, ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देंगे। अब 21% से अगर आप 10% तक के ले आए या 12% तक भी ले आए तो आग बुझ जाती है। फ्यूल को कम कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, हीट को कम कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। फायर्स इंजर्स एंड किल पीपल थ्रू, आग जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जो किल करती है, वो हीट एंड फ्लेम के थ्रू करती है, स्मोक के थ्रू करती है, विच कैन सफोकेट और पॉइजन देम, कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग के थ्रू करती है, जब बिल्डिंग ढह जाती है आग की वजह से। बहुत से सेफ्टी साइंस होते हैं, जैसे रेड साइंस आप लोगों ने देखे होंगे कि नो स्मोकिंग होता है, जहां पर हाईली फ्लेमेबल जोन होता है तो वहां पर नो स्मोकिंग बनाया जाता है, या कोई पब्लिक प्लेस होता है वहां पर हेल्थ इशू की वजह से बनाया जाता है। ब्लू साइंस होते हैं जो एक मैंडेटरी साइन होता है ना, कि जैसे यहाँ पर पीपीस पहनना ही पहनना है, तो अगर ब्लू टाइप का अगर है, ये यूके के अकॉर्डिंग है, अगर ब्लू साइन का यहाँ पर बना हुआ है तो इस पीपीस को पहनना मैंडेटरी है, यहाँ पर बिना इसके नहीं कर सकते हैं। येलो है या एम्बर साइंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर हजार्ड्स के बारे में बताता है, जैसे यहाँ पर बताया कि हाँ यहाँ पर एक हजार्ड है, खतरा है, तो फॉर्कलिफ्ट ट्रक का खतरा है। ग्रीन साइन जो पॉसिबली इमरजेंसी रूट के बारे में बताया जाता है। हाइट एक प्रॉब्लम्स होती है, एक हाइट एक हजार्ड है, ऊंचाई पे काम करना। अगर हम एज पर द ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर 4 फीट की ऊंचाई के ऊपर अगर कोई काम करने जा रहा है तो प्रॉपर सेफ्टी को फॉलो करेगा। और कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर 6 फीट की हाइट से अबव हाइट पे कोई काम करने जा रहा है तो पूरी सेफ्टी को फॉलो करेगा। पूरी सेफ्टी को फॉलो करने का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म को फॉलो करेगा, उसी के ऊपर खड़े होकर काम करेगा, और या फिर प्रॉपर लैडर्स यूज करे, स्टेप लैडर यूज करे, या एक स्कैफोल्ड यूज करे, इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज्यादा जो इंजरीज होती हैं, सबसे ज्यादा जो चोट लगती हैं, वो सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से होती हैं। और ऊंचाई में भी ये रिसर्च में ये पाया गया है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेबर स्टैटिस्टिक्स बी, जो यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है लेबर स्टैटिस्टिक्स, वो लेबर मिनिस्ट्री की, तो वो उसने रिसर्च करके बताया कि गिरने में भी ऊंचाई से, कम हाइट की ऊंचाई से ज्यादा लोग गिर के चोट खाते हैं, क्योंकि वहां पर लापरवाही बढ़ जाती है। ज्यादा हाइट पे तो थोड़ा सा केयर करते हैं, परवाह करते हैं कि यहाँ से गिर ना जाए, लेकिन कम हाइट से परवाह छोड़ देते हैं तो जल्दी गिर जाते हैं वहां से। ठीक है ना। तो हाइट वर्क को भी एक हजार्ड माना जाता है। हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग बहुत ही एक बड़ा वर्ड होता है। अब हाउस कीपिंग के लिए एक 5S टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें जो जापानीज टेक्निक्स होती है, तो उसमें हाउस कीपिंग के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि हर चीज का एक अपना स्थान होता है और हर चीज अपने स्थान पे होनी चाहिए। और दूसरी बात कही जाती है हाउसकीपिंग के लिए कि साफ सफाई होनी चाहिए, कोई लिटरिंग नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो चीजें लिटरिंग वाली हैं वो अपने डस्टबिन में होनी चाहिए। तो साफ सफाई और रख रखाव को हाउसकीपिंग कहा जाता है। सिर्फ रख रखाव नहीं, बल्कि साफ सफाई और रख रखाव। अगर हाउस कीपिंग ना की जाए किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें कि एक जो है वो कार की रिपेयरिंग शॉप है, वर्कशॉप है, वहां पर बहुत से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, हैंड ऑपरेटेड टूल्स यूज किए जाते हैं, हैंड हेल्ड टूल्स यूज किए जाते हैं। और अगर एक टूल्स, अगर छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, अगर वो मिस हो जाए और अपनी जगह ना रखा जाए तो उसकी वजह से बहुत से टाइम का नुकसान होगा, क्योंकि उस जब तक कि वो स्क्रू ड्राइवर से एक पेच नहीं खुलेगा तब तक के आगे काम नहीं हो सकता है। तो टाइम का नुकसान होगा, और टाइम उस जगह पर बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सही टाइम से कस्टमर की व्हीकल्स को डिलीवर करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो अगर उस जगह पर हाउस कीपिंग नहीं रखी जाए या साफ सफाई नहीं की जाएगी तो ऑयल गिरेगी, स्लिपरी फ्लोर पे गिर जाएगा, एक इंजीनियर है जो कि चोट लग गई है
तो चोट लगने की वजह से अब वो रेस्ट पे चला गया है, तो एक इंजीनियर का लोड किसी दूसरे पे डालना होगा और आपके कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी बेकार हो जाएगी अगर डिलीवर नहीं करेंगे टाइम टू टाइम उसकी व्हीकल्स को रिपेयर करके या सर्विस करके। तो हाउस कीपिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये टाइम बचाता है, ये एक्सीडेंट्स के रेट को कम कर देता है, ठीक है ना, इस तरीके से प्रॉफिट होता है। फिर वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में बात की जाती है। वेलफेयर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि भाई ये करना ही करना पड़ेगा, वर्कर्स को टॉयलेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वॉशिंग फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, क्लोथ्स और सारी चीजों को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज देना पड़ेगा, उसको एक रेस्ट रूम देना पड़ेगा, एक ईटिंग एरिया कैंटीन देनी पड़ेगी, शावर्स लेने के लिए देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ वर्क। तो ये सारी फैसिलिटीज वर्कर्स को वहां पर फर्स्ट एड की फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। ये सारी फैसिलिटीज जो है एज पर द लॉ एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है। लाइटिंग का बड़ा इफेक्ट है, जैसा पीछे हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां नाइट शिफ्ट काम होती है या जिस इंडस्ट्री में लाइटिंग का अरेंजमेंट किया था, तो लाइट इस एंगल से लगाई जाती है जैसे स्टेडियम में इंटरनेशनल गेम्स जब होते हैं तो उसमें शैडो जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी ध्यान रखा जाता है कि शैडो ना क्रिएट हो, क्योंकि शैडो अगर क्रिएट हुआ, परछाई बनी, तो परछाई बहुत लंबी बनती है, बहुत दूर तक के अंधेरा छा देगी और वहां पर हो सकता है गड्ढे के अंदर लोग गिर जाएं या एक्सीडेंट हो जाए। फिर दूसरी चीज लाइट इस तरीके से लगाई जाती है कि चमक ना लगे, ग्लेयर ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो किसी चीज पे पड़ करके, क्योंकि वहां पर गाड़ियां भी चल रही हैं, ड्राइवर्स हैं और मशीन को ऑपरेट करने वाले, क्रेन्स को ऑपरेट करने वाले बंदे हैं, उनकी आंखों पे अगर चमक लगेगी तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शेडो नहीं होना चाहिए, ग्लेयर से रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। तो अगर जहां पर जो ज्यादा कोई ऐसी काम हो रहा है जहां पर बहुत ही ज्यादा लाइटिंग की जरूरत है, तो वहां पर ज्यादा लाइट भी प्रोवाइड करेंगे। लाइट को जो ऊपर से स्कैटर होकर के गिरती है उसको हम लोग LUX लक्स में नापते हैं। तो हर एक काम के लिए अलग अलग लक्स डिसाइड होता है कि इस जगह पर कितने लक्स की लाइट होना चाहिए, तो लक्स मीटर से उसको नाप भी लिया जाता है कि कितने लक्स की लाइट होनी चाहिए वहां पर। मैनुअल हैंडलिंग, हाथों से सामान को उठाना, ये वर्कर्स भाई सारा काम तो मशीन से नहीं उठा सकते हैं, है ना। तो जब भी वह हाथों से सामान को उठाने की बात होती है तो बहुत सी चोट लगने की भी बात होती है। तो कुछ कॉमन सी इंजरीज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर, हाथों की नसों के अंदर खिंचाव हो जाना, मसल्स के अंदर खिंचाव हो जाना, टेंडन्स के अंदर खिंचाव हो जाना, लिगामेंट्स के अंदर खिंचाव हो जाना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर की। अगर गलत तरीके से वर्कर्स ने लिफ्टिंग की तो एज ए ड्यूटी होल्डर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी हम लोग मैनुअल हैंडलिंग की बात करेंगे तो हम लोग एक असेसमेंट करेंगे, हमेशा एक रिस्क असेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो असेसमेंट कैसे करेंगे, टास्क का असेसमेंट करेंगे, टास्क देखेंगे कौन कौन हो रहा है, उसी तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्या चीज उठाना है। इंडिविजुअल की देखेंगे कि क्या एबिलिटीज हैं, वो कितना उठा सकता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, लोड कैसा है, किस शेप का है, कितना वेट है उसका, ग्रिपिंग कैसे होगी, इसको ध्यान में रखिए, इसको एसेस करेंगे। फिर इन्वायरमेंट देखेंगे कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, असेसमेंट करने के बाद ही हम लोग मैनुअल हैंडलिंग की जॉब करवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ इंजरीज हैं वो कम हो जाते हैं। अब काम देख लिया कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग फिट बंदे को हम लेके आए, फिर उस इंडिविजुअल बंदे की एबिलिटीज को चेक कर लिया कि हाँ वो ठीक है, पर्सनालिटी वगैरह उसकी ठीक है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, उसको ट्रेनिंग दे दिया, उसकी हिस्ट्री चेक कर ली, कोई बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, सारी चीजें चेक कर ली। लोड देख लिया, साइज क्या है, ग्रिपिंग कैसे होगी, सारी चीजें चेक कर ली उससे हमने। फिर इन्वायरमेंट देख लिया कि सराउंडिंग कैसा है, बहुत ठंडक तो नहीं, बहुत गर्मी तो नहीं है, जिस जगह पर वो सामान लेके जाएगा उसकी सरफेस कैसी है, कहीं ठोकर लगने के चांसेस तो नहीं है, कहीं पर स्लिप हो जाने के चांसेस तो नहीं है। इस तरीके से पूरा रिस्क असेसमेंट, टास्क, इंडिविजुअल, लोड और इन्वायरमेंट को चेक करने के बाद ही हम लोग मैनुअल हैंडलिंग का काम करवाते हैं। नॉइस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि लंबे समय तक के नॉइस के एक्सपोजर में रहना, और एक जो है तो उससे भी डिजीजेस कॉज हो जाती हैं नॉइस के अंदर। जैसे कोई मशीन है, जो मशीन के ऊपर 8 घंटे हमको रहना ही रहना है, तो हियरिंग लॉस हो जाती है इसकी वजह से, बहरापन हो जाता है। आप चिल्लाते रहेंगे, दूसरे लोग चिल्लाते रहेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, है ना, ऊंचा सुनना लगता है वो। और वन ऑफ लाउड नॉइस अगर होता है, कहीं पर तेज नॉइस कहीं पर एकदम से आ जाती है तो वो डीफनेस पैदा कर दी, तो परमानेंटली जो है वो बहरापन हो जाता है ना। जैसे टायर का दग जाना, कहीं ब्लास्ट हो जाना, टायर है वो बगल में बड़ी से दग गई, हमारी चाची दिल्ली में रहती थी,
उनके बगल में टायर तक गया तो वो बहरी हो गई, अब सुन ही नहीं पाती है, मशीन लगाती हैं। तो इंड्यूस्ड नॉइज सडन का आ जाना। प्लांट्स एंड मशीनरीज के बारे में पीछे हम लोगों ने बात किया था ना, मैकेनिकल हजार्ड होता है और नॉन मैकेनिकल हजार्ड होता है। दो तरीके के हजार्ड होते हैं जब भी मशीनरी में हम लोग जाते हैं। तो मैकेनिकल हजार्ड क्या होता है कि मशीन के मूविंग पार्ट या किसी चीज के कांटेक्ट में आ जाना, उसके जो नुकसान होगा तो वो मैकेनिकल हजार्ड कहलाएगा। और मशीन के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, मशीन के अंदर से नॉइस निकल रहा है, मशीन के अंदर से केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, ये नॉन मैकेनिकल हजार्ड है। ठीक है ना। तो अब इसमें डिफरेंट अलग अलग कैटेगराइज करना होता है कि किस तरीके का है। रेडिएशन की बात करते हैं हम लोग, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलता है। जब वेल्डिंग का काम करते हैं उसमें भी रेडिएशन निकलता है ना। कहीं से स्कैनिंग कर रहे हैं वहां से रेडिएशन निकल रहा है, जो बंदा एक्सरे मशीन पे काम कर रहा है, मेडिकल फील्ड में है, वहां से रेडिएशन निकल रहा है, एमआरआई कर रहा है वहां से रेडिएशन हो रहा है। तो क्या हम लोग की कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बहुत से रेडिएशन, ऐसे वेल्डिंग कर रहा है तो उसमें से रेडिएशन निकल रहा है। तो रेडिएशन जो है वो जनरली आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में कैटेगराइज किया जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या कहलाता है कि अकर्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। फॉर एग्जांपल ये जब आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जब एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज बहुत ही हाई पावरफुल रेज होती है ना, कि पेनिट्रेशन रेट बहुत हाई होता है, पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो एक्स रेज है, गामा रेज है, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, जो रेडिएशन नेचुरली अगर होता है, हो सकता है बहुत से ये नेचुरल भी होता है ना, कि कहीं पर रेडियो एक्टिव जो है डिकम्पोजिशन के लिए यूरेनियम कहीं पर रखा गया है तो उसमें से रेडियो एक्टिव रेसेस निकल रही है और वो नुकसान पहुंचा रही हैं। और वहां से फिर रडान गैसेस भी निकल रही हैं उसी के साथ में, तो भी नुकसान पहुंचा रही हैं। अब इसका एक्सपोजर जो होता है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन का अगर एक्सपोजर हुआ है तो वो कुछ कंडीशन को लीड करेगी। जैसे डर्मेटाइटिस स्किन की बीमारी कर देगी, स्किन बर्न कर देगी, सेल्स डैमेज कर देगी, कैंसर कॉज करेगी, कैटरेक्ट मोतियाबिंद कॉज कर देगी, है ना। चेंजेस टू ब्लड सेल्स में डैमेज कर देगी, तो उसका कंपोजिशन बदल देगी। फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, ये भी होता है कि दीज आर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवरिंग टू मेन रीजन्स। ऑप्टिकल रेडिएशन फॉर एग्जांपल यूवी रेसेज, इसमें से बहुत हल्की वाली रेसेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेसेज निकलती हैं जो विजिबल भी होती हैं, इंफ्रारेड रेसेज निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी निकलती हैं, है ना। पावर सोर्स कहीं पर पावर फ्रिक्वेंसीज अगर हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, ये सेल फोन है हमारा, सेल फोन टावर्स है, तो ये सब क्या है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। इससे भी स्किन बर्न होता है, कैंसर होता है, कैटरेक्ट होता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आई आर्क हो जाता है, आर्क आई हो जाती है, लाल हो जाती है। स्लिप एंड ट्रिप के बारे में पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्लिप ट्रिप बहुत ही कॉमन हैजर्ड्स होते हैं हमारे वर्क प्लेसेस के ऊपर, बहुत ही कॉमन, जो अक्सर लोग गिरते हैं। तो ये क्या होता है कि ये बिहेवियर के ऊपर, इसके रीजंस क्या होते हैं, स्लिप एंड ट्रिप के रीजन क्या होते हैं। एक तो फ्लोरिंग इस पे मैटर करती है कि आपकी जो फ्लोर्स है वो कैसा है। अगर वो बहुत ही चिकना है तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा कितना भी संभल के चलेगा वो फिसलेगा ही फिसलेगा। फिर कंटेमिनेशन भी डिपेंड करता है कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। फ्लोर अगर मुड़ी हुई होती है ना, कहीं पर बिछी हुई है फ्लोर है और हल्की सी मुड़ जाती है तो उस पर ठोकर लग जाती है, अक्सर लोग गिर जाते हैं, है ना। क्लीनिंग अगर वहां पर सही तरीके से नहीं की गई, ऑब्स्टिकल्स वगैरह वहीं, हजार्ड वगैरह वहीं पड़ा हुआ है, चिकनी चीजें, कोई ऑयल है वो गिर गया है, स्लिप कर रहा है, वो वहीं पड़ा हुआ है। पीपल के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क लेकर के चलता है, वो ध्यान देता भी है कि नहीं देता है। इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है, लाइट कितना है, नॉइस कितना है, वेदर कंडीशन कैसी है, इसकी वजह से भी स्लिप ट्रिप होती है। और फुटवेयर भी मैटर करता है कि हमारा नॉन स्किडिंग सोल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। स्ट्रेस, जैसे पीछे डिस्कस किया था हम लोगों ने कि स्ट्रेस का बहुत रोल होता है। अगर एक्सेसिव वर्क डिमांड हो जाएगा तो हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। अगर नॉट इनफ वर्क है, कोई काम ही नहीं है हमारे पास, खाली बैठे हैं, तो भी स्ट्रेस आ जाएगा। अगर फेलियर का फियर आ गया दिल के अंदर कि हाँ फेल हो जाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे, तो भी स्ट्रेस आ जाएगा। कोई बुली करेगा तो भी स्ट्रेस आ जाएगा। बहुत ही पुअर जॉब डिजाइन है तो भी स्ट्रेस आ जाएगा। और बहुत से नॉन वर्क फैक्टर जो होते हैं जो स्ट्रेस कॉज करते हैं, जैसे फैमिली लाइफ है वो स्ट्रेस कॉज करेगी, फाइनेंशियल वरीज है, पैसे का है, डिवोर्स है, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड है ना, तो बेरमेंट है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं किसी एक इंसान के ऊपर। टेम्परेचर का बहुत रोल होता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो कंफर्ट जोन में आप नहीं रहेंगे, रीजनेबली कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तो गर्मी लगेगी तो भी आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे, तो अभी आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। और अगर बहुत ज्यादा ठंडक हो जाएगी बिलो, अगर आप ज्यादा ठंडक में काम करेंगे तो भी दिमाग काम नहीं करेगा, आपके चांसेस यानी कि डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ जाएगा दोनों केसेस के अंदर।
Generally, the temperature in works room should be at least 16 degrees Celsius. If the work involves physical activity, the temperature should be at least 13 डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए है? ये यूके वाले बंदों के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। 16 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग तो बिल्कुल जाड़े के मारे मर जाएंगे, हम लोग तुरंत पहन लेंगे, स्वेटर जैकेट पहन लेंगे हम लोग, है ना। ये उनके लिए बताया गया। हम लोगों के लिए तो सुइटेबल टेम्परेचर माना जाता है कि 24, चूंकि हम लोग ऑफिस, आप देखिए ऑफिस की एसीज है, घर की एसीज 24 पे चलाते हैं, बहुत स्वीट अच्छा माना जाता है। उनके लिए वो गर्मी वाला माना जाता है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो गोरी होती है ना, उनके मेलेनिन कम होता है, तो उनको ज्यादा ठंडक लगती है, यानी उनको ज्यादा गर्मी लगती है। हम लोगों के कंपेरिजन में हम लोग को गर्मी कम लगती है, हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट सेफ्टी में ध्यान दिया जाता है कि जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारी ऑफिसेस की, उनका जो मूवमेंट है वो हमारे वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सेफ होना चाहिए, स्पीड लिमिट के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए, उनकी सर्विसेज होनी चाहिए, लोड अंडर लोड होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, व्हीकल्स बहुत स्पीड को क्रॉस ना करें जिससे ओवर टर्निंग ना हो, पलट ना जाए, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एक हजार्ड होता है। जब वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हैंड आर्म वाइब्रेशन, जैसे चिपिंग मशीन है, कोई चला रहा है तो वर्कर्स का हाथ अगर वाइब्रेट कर रहा है अगर, तो इसको हैंड आर्म वाइब्रेशन बोलेंगे हम। और अगर इसका जो जा है, जो ऊपर का जो जबड़ा है, अगर वो जबड़ा खटखट खटखट बोलने लगे तो इसके मतलब पूरी बॉडी के ऊपर वाइब्रेशन का एक्सपोजर जा रहा है। अच्छा, जो पूरी बॉडी के ऊपर जो वाइब्रेशन का एक्सपोजर जाता है तो इसके बड़े नुकसान होते हैं, है ना। वाइट फिंगर डिजीज का हो जाना, नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाना, ब्लड सेल्स का डैमेज हो जाना, टिश्यूज का वीक हो जाना, ज्वाइंट्स के अंदर जो लिगामेंट्स हैं उनका वीक हो जाना, ये बहुत से नुकसान होते हैं जो वाइब्रेशन की वजह से होते हैं। तो हैंड आर्म आर्म वाइब्रेशन कुछ ऐसी वर्क एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन है तो हैंड ग्राइंडर चलाते हैं, तो इसमें हाथ वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अब कोई ऐसी गार्ड जो व्हीकल्स है, जैसे रोड को तोड़ने के लिए एक व्हीकल्स आती है, तो उसको जब तोड़ा जाता है तो फुल बॉडी वाइब्रेशन होता है। ट्रैक्टर वगैरह पे बैठ जाइए तो पूरी फुल बॉडी वाइब्रेशन सामने दिखाई देता है। तो वाइब्रेशन भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। और अगर सिर्फ हाई हैंड आर्म वाइब्रेशन ही है तो भी आप देखेंगे वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कैसी होती है कि व्हाइट फिंगर डिजीज हो जाती है। व्हाइट फिंगर डिजीज में हाथ की उंगलियां टिश्यूज डैमेज हो जाती हैं, तो सेंसेशन खत्म हो जाता है, कोई चीज टच करोगे फील ही नहीं होगा। उसी तरीके से फुल बॉडी वाइब्रेशन में तो नर्वस सिस्टम ही डैमेज होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर गैप्स आ जाते हैं, है ना। तो जो हमारे ल्यूम्बर्स होते हैं, ल्यूम्बर 4, 5, उनके बीच में जो डिस्क होती है, डिस्क भी रप्चर हो जाती है, तो ये बहुत ही डेडली होते हैं। सो आज के